तो वर्ल्ड हाउस में बात करेंगे ट्रंप और नेतन्याहू के सीक्रेट डील के बारे में। सबसे पहले कि दुनिया की सियासत में एक बार फिर से भूचाल किस तरीके से आया है। जिनेवा में होने वाली अहम बातचीत से ठीक पहले एक सीक्रेट डील का एक बड़ा दावा सामने आ गया है। कहा यह जा रहा है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव ने मिल करके ईरान के खिलाफ एक बड़ा गेम प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत चल रही है, पूरी दुनिया जानती है। 2 दौर की बातचीत हो भी चुकी है, तीसरे दौर की बातचीत होनी है। आपको याद होगा कि दूसरे दौर की जो वार्ता है वो मस्कट में हुई थी। अब जिनेवा में भी बातचीत होने वाली है और इसके लिए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंच गए हैं। लेकिन पर्दे के ठीक पीछे हालात काफी गर्म चल रहे हैं। जिनेवा में अब्बास अरागची, स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री, ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी और IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी, इसके अलावा अन्य अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे, ऐसी जानकारी है। ईरान ने यूरोपीय देशों को परमाणु बातचीत में अप्रासंगिक बताया और कहा कि अब ओमान और कतर जैसे खाड़ी देश मध्यस्थता में आगे हैं। ये बातचीत ईरान अमेरिका के बीच दशकों पुराने विवाद को सुलझाने की हालांकि कोशिश है, जहां दोनों तरफ से सख्त बयान आ रहे हैं। ईरान कह रहा है कि बातचीत करनी है तो पहले तो प्रतिबंध हटाओ। अमेरिका कह रहा है कि झुकोगे नहीं तो भुगतोगे। ईरान फिर से बयान देता है कि हर चीज पर हम बातचीत कर लेंगे, परमाणु वार्ता पे भी बातचीत कर लेंगे, लेकिन जो सैंक्शन लगाए गए पहले वो हटाओ। अमेरिका कहता है कि ईरान में इस्लामिक शासन खत्म करना सबसे अच्छा विकल्प है। दोनों तरफ से जमकर जो बयानबाजी हो रही है, तो क्या तीसरे दौर की इस वार्ता से कोई फायदा होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। दोनों तरफ से सख्त बयान। सफलता मिली तो तनाव कम हो सकता है और नहीं मिली तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। स्विस सरकार ने भी इस बातचीत की हालांकि पुष्टि कर दी है कि अब तीसरे दौर की बातचीत यहां पर होने वाली है। अब जानकारी के अनुसार दिसंबर में फ्लोरिडा के मारे लागो में हुई मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से साफ कहा था कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता नहीं हुआ तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर इजरायली हमले का समर्थन करेंगे। अब उस दौरान जो बातचीत हुई थी तब हुई थी, लेकिन ट्रंप नेतन्याहू की एक बार फिर से सीक्रेट डील हुई है। अब इस सीक्रेट डील के बारे में जरा जान लीजिए। दिसंबर 2025 में भी यही हुआ था। फ्लोरिडा में एक बैक चैनल समझौता हुआ था। इस दौरान दिसंबर 2025 में जो हुआ था उसमें क्या शर्त रखी गई थी? शर्त यह थी कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील अगर फेल होती है तो इजराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमला करेगा। ये मारो लागो में मुलाकात जब दिसंबर में हुई थी तब ये कहा गया था। उसके बाद ईरान की तरफ से भी जबरदस्त बयान आए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान पीछे नहीं हटता है तो वो हमला करेंगे। और अब देखिए फिर से उसी बात को दोहराया जा रहा है। जब ये मुलाकात एक बार फिर से हुई है, अभी हाल फिलहाल में मुलाकात हुई है, 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई है। अमेरिका इजराइल की रणनीतिक मदद करेगा, ये भी बताया गया है। ट्रंप को नेतन्याहू का बड़ा भरोसा क्या है वो जान लीजिए। अगर इजराइल ईरान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो अमेरिका इजराइल को पूरा सपोर्ट देगा। हालांकि देता भी है, पहले से देता आ रहा है और अब फिर से देगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये मदद किस तरीके की होगी वो जरा जानिए। इसमें एरियल रिफ्यूलिंग सपोर्ट होगा, उन्हें फ्यूल दिया जाएगा। इजरायली फाइटर जेट्स को हवा में ही फ्यूल दिया जाएगा, वहीं पर उन्हें भर दिया जाए, ऐसा कोशिश रहेगी। लॉन्ग रेंज ऑपरेशन की सुविधा होगी। बिना रुके ईरान तक हमले की क्षमता भी उपलब्ध अमेरिका की तरफ से इजराइल को करवाई जाएगी। तीसरे देशों के एयर स्पेस की अनुमति दिलाना, यानी कि अगर किसी देश में जाकर के हमला करना है तो उस देश के एयर स्पेस में घुसने की इजाजत चाहिए। अगर इजाजत नहीं हुई तो इसे भी नियमों का उल्लंघन माना जाता है और एक और फ्रंट खुल सकता है। लेकिन अमेरिका इसमें भी मदद करेगा कि अगर किसी और देश के एयर स्पेस में जाना है तो उसके लिए भी हम अनुमति दिलवाएंगे। इंटेलिजेंस तो रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगी इस दौरान, और इतना ही नहीं, टारगेट्स की जो सटीक जानकारी है वो भी उपलब्ध करवाना होगा। अब आगे अमेरिका इजराइल को डिप्लोमेटिक कवर भी देगा, हर मंच पर जाकर के, यानी कि सीधे सीधे बचाव करेगा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजराइल का। तो ये पूरी तैयारी की जा रही है। अब सूत्रों के मुताबिक अगर अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों के भीतर इस बात पर चर्चा हो चुकी है, चर्चा इस बात पर ज्यादा है कि अमेरिका सीधे हमला करेगा या नहीं, बल्कि इस पर है कि वो इजराइल को फुल सपोर्ट देने का प्लान तैयार कर रहा है।
अब ईरान को घेर करके अमेरिका किस तरीके से बैठा हुआ है और कहां कहां पर बैठा हुआ है, कहां कहां पर उसने अपने अमेरिकी मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं, वो जरा जान लीजिए। किस तरीके से उसने ईरान को घेरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से अगर धमकियां दी जा रही है तो वो यूं ही नहीं दी जा रही है, वो उसकी तैयारियों की वजह से दी जा रही है। अमेरिकी मिलिट्री बेस कहां कहां है जरा जानिए। कतर में है, बहरीन में है, इसके अलावा कुवैत में भी है, संयुक्त अरब अमीरात में भी है, इराक में भी है। इराक में तो अभी कुछ दिनों पहले सैन्य बेड़ा तक पहुंचाया गया था। सऊदी अरब में भी यही हाल है, जॉर्डन और तुर्की में भी यही हाल है। यानी अमेरिका ने जगह जगह पर अपने जो मिलिट्री बेस है वो तैयार करके ईरान को घेर दिया है। सऊदी हो, कतर हो, तुर्की हो, इराक हो, पाकिस्तान हो, अजरबैजान हो, ईरान का पड़ोसी मुल्क है ये तमाम। इन देशों ने जंग की स्थिति में अपना बेस नहीं देने की हालांकि घोषणा की है। अब एक बात और इसमें कि पाकिस्तान कितना भी कह ले, अमेरिका का एयरबेस वहां पर है, ये हर कोई जानता है। और जब अमेरिका चाहेगा तब उसका इस्तेमाल करेगा। इसके लिए पाकिस्तान की इजाजत की आवश्यकता अमेरिका को तो नहीं होने वाली है। इन देशों ने यह कहा है कि हम अपना बेस नहीं देंगे। इन देशों ने अमेरिका से कहा है कि आप अगर लड़ाई करते हैं तो हम कोई मदद नहीं करेंगे। यही वजह है कि ईरान अमेरिकी दबावों को लगातार अनदेखा कर रहा है, लेकिन शायद वो गलती कर रहा है। इस बार हर तरफ से घिरा हुआ है ईरान से लगती हुई पाकिस्तान की सीमाएं, और पाकिस्तान में अमेरिका एयरबेस पहले से है। ये फैसला इसलिए बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि खाड़ी से ईरान तक का जो सबसे छोटा और आसान रास्ता सऊदी हवाई क्षेत्र से होकर के गुजरता है। अगर सऊदी अरब ने हवाई क्षेत्र बंद कर दिया तो अमेरिकी बमवर्षक विमानों को एक लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, जिससे ऑपरेशन और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और खर्चीला अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरह का रुख कतर का भी है, लेकिन कतर में भी एयरबेस मौजूद है। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है जिसका नाम है अल उदीद, और यहाँ हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात है। 13,000 अमेरिकी सैनिक यहाँ पर तैनात है। एक बड़ी संख्या है ये। और बार बार कतर में भी इसी तरीके से उठापटक देखने को मिल रही है, जहां अमेरिकी एयरबेस पर लगातार जेट भेजे जा रहे हैं, इसके अलावा सैन्य बेड़े भेजे जा रहे हैं। तो कतर कह भी लेगा कि इस्तेमाल नहीं करेगा तो ये होगा कैसे। कतर ने स्पष्ट कहा कि वो इस अड्डे या अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा। हाल ही में तनाव बढ़ने पर अमेरिका ने अल उदीद से बताया ये जा रहा है कि कुछ सैनिकों को हटाया, उसके बाद भी 13,000 सैनिक हैं। हालांकि कतर ने कहा उसके बाद की सतर्कता है, ये माना जा रहा है। कतर ने कहा है कि वो अपने नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके देश में किसी भी तरीके से कोई भी अनहोनी हो, ताकि उसके देशवासियों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसीलिए उसने अमेरिका को इस तरीके से कहा है कि भाई हमारे एयर स्पेस में मत आइए, हमारे एयर स्पेस का दरअसल इस्तेमाल मत करिए। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कतर में जब सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य बेस है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अमेरिका करे ना। अमेरिका के लंबे समय से ये तीन देश सहयोगी रहे। अमेरिका ने इनके साथ बहुत सारे सैन्य समझौते किए, अरबों डॉलर के हथियार भेजे, लेकिन अब ये क्षेत्रीय स्थिरता और युद्ध से बचने के लिए आगे आने वाली बात है। इन तमाम देशों का मानना है कि ईरान पर हमला क्षेत्र में एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है, जिसमें खुद ये देश भी निशाना बन सकते हैं। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो खाड़ी में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। तेल की कीमतें इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। तेल की कीमतें इसकी वजह से आसमान छू जाएंगी और पूरा क्षेत्र अस्थिर होगा। बहरहाल अमेरिका को एक बड़ा झटका ही है। कारण है ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि खाड़ी के सहयोगी देश अमेरिकी सैन्य अभियान में उसके साथ आ जाएंगे, लेकिन इन तीन देशों ने इनकार किया है, तो अमेरिका का प्लान फेल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिना इनके हवाई क्षेत्र और अड्डों के बड़े पैमाने पर हमला लगभग असंभव है। फिलहाल यूएई, सऊदी अरब और कतर के इस कदम से ईरान को एक बड़ी राहत जरूर मिली है। उसे लग रहा है कि हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, लेकिन वो भूल गया है कि अरब सागर में भी उसने अपने जो दैत्य उतारे अमेरिका ने, जेराल्ड से लेकर के अब्राहम लिंकन तक, उससे वो बच पाएगा। सिर्फ 350 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं। हालांकि ये तीनों देश अनजाने में ईरान की ढाल बन गए हैं और ट्रंप की उम्मीदों को करारा झटका भी इनकी तरफ से दे दिया गया है। ऐसे में ये साफ नहीं है कि संभावित कार्रवाई के लिए रास्ता हालांकि कैसे अब तय किया जाएगा आगे।
इन सब के बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है और जानकारी ये भी है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी क्षेत्र में भेजा जा रहा है। एक बार में 90 से ज्यादा जेट इसमें तैनात किए जा सकते हैं, फाइटर जेट। और पहले से ही अब्राहम लिंकन वहां पर तैनात है जिसमें 70 से ज्यादा फाइटर जेट है। तो अमेरिका की तैयारी तो पूरी है, आसमान के रास्ते नहीं तो पानी के रास्ते उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पहले से मौजूद अमेरिकी सैन्य ताकत के साथ मिलकर ईरान के करीब भारी हथियारों की जो मौजूदगी है वो सुनिश्चित करेगा R4। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एहतियाती कदम बताया है। उनका कहना है कि अगर बातचीत विफल होती है तो अमेरिका तैयार रहना चाहता है और अमेरिका को बार बार ये कहा भी जाता है अमेरिकी की सरकार की तरफ से अपने सैनिकों को कि तैयार रहिए। अब ईरान पर हमले की तैयारी क्या है अमेरिका की, जरा वो जान लीजिए। ट्रंप ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को रवाना किया है। पश्चिम एशिया में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा बढ़ाया है। स्ट्राइक ग्रुप को कैरेबियन सागर से हटाकर के पश्चिम एशिया भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके सहायक युद्ध पोत के साथ भी शामिल हुआ है। अब इसके बारे में और जानिए। कुल 5 स्टेज में 27 जगहों पर ईरान पर हमला करने की तैयारी इसके माध्यम से की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुले तौर पर ईरान के साथ समझौते को लेकर के संदेह जता चुके हैं। उनका कहना है कि किसी भी समझौते में सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बल्कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्र में उसके समर्थित संगठनों की फंडिंग पर भी रोक होनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने संकेत दिया है कि वो कुछ हद तक यूरेनियम एनरिचमेंट कम करने पर विचार कर सकता है, लेकिन बदले में उस पर लगे जो आर्थिक प्रतिबंध है वो हटाने होंगे। अभी तक किसी लिखित समझौते की स्थिति नहीं बनी है। ईरान पर ट्रंप नेतन्याहू की जो बड़ी तैयारियां हैं वो क्या है, जरा वो भी जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मैक्सिमम प्रेशर नीति अपनाई जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की प्री एम्पिटिव स्ट्राइक वाली सोच है ये। पहला टारगेट क्या होगा साइबर वॉर में, वो जाना जाती है। ईरान के संचार नेटवर्क पर साइबर अटैक किया जाएगा ताकि उसे पूरी तरीके से ठप किया जा सके। इसके बाद बिजली ग्रिड और कंट्रोल सिस्टम ठप किया जाएगा और इससे आगे बढ़ते हुए मिसाइल लॉन्च और कमांड कंट्रोल को बाधित करना होगा। इसके बाद दूसरा टारगेट होगा IRGC का नेटवर्क, जिसे पहले ही बहुत सारी कंट्री की तरफ से आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। हालांकि ईरान ने इसका विरोध किया था लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। IRGC अगर नेटवर्क टारगेट होता है तो IRGC के सीनियर कमांडर सबसे पहले निशाने पर होंगे। इसके अलावा 7 रणनीतिक ठिकाने मिसाइल लॉन्च भी निशाने पर होंगे। मोबाइल यूनिट्स पर भी स्ट्राइक पूरी तरीके से संभव है। उसके बाद तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर। तेल निर्यात की जो लाइफलाइन है उस पर हमला किया जाएगा कि सबसे पहले उसकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ दो। खर्ग द्वीप को निशाना बनाया जाएगा और उसके बाद ईरान की आर्थिक क्षमता पर सीधा असर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा तैयार जो प्लान है वो किया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से मिलकर के। अब अमेरिका और ईरान के बीच में जिनेवा में जो बातचीत होने वाली है 17 फरवरी को ओमान की मध्यस्थता में होने वाली है। अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इसमें शामिल होंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत हो लेकिन सभी विकल्प खुले रखे जाएं। इस बार जिनेवा में होने वाली बैठक में ओमान के अधिकारी बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। दूसरे दौर की बातचीत क्योंकि ओमान में हुई थी, मस्कट में। ईरान के विदेश मंत्री अपने स्विस और ओमानी समकक्षों से भी अलग अलग जाकर के मुलाकात करेंगे। वो चाहते हैं कि वो मना लें। हालांकि उन्होंने ओमान के विदेश मंत्री को मनाने की कोशिश भी की, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने, कि हम जो कह रहे हैं वो अमेरिका मान ले, अमेरिका हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटा दे, हम परमाणु वार्ता कर लेंगे लेकिन हम मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे। अलग अलग तो मुलाकात होगी लेकिन साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख से भी मिल सकते हैं। ये भी बड़ी जानकारी है। उनकी तरफ से एक बड़ी टिप्पणी ईरान को लेकर के पहले ही की गई थी IAEA के प्रमुख की तरफ से। जिनेवा में होने वाली बैठक में ओमान मध्यस्थता निभाएगा। लेकिन ये बातचीत इतनी अहम क्यों है और ओमान ही क्यों चुना गया इस मध्यस्थता के लिए, वो जरा जान लीजिए। जिनेवा जहां अक्सर कूटनीति आखिरी सांस लेते दिखती है,
वहीं इस बार उम्मीद की एक पतली सी डोर भी बंधी हुई है और वजह है ओमान की एंट्री। पर्दे के पीछे बिना शोर शराबे के सुलह कराने वाला वही देश जिसे दोनों पक्ष ट्रस्टेबल मानते हैं, क्योंकि ओमान ना तो बयानबाजी करता है, ना धमकी देता है, क्या बातचीत हुई ना किसी से वो साझा करता है। तो ऐसे में वो अपना चुपचाप काम करता है और निकल जाता है और अक्सर दूसरे देशों के काम भी बन जाते हैं। और पिछले कई संवेदनशील डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स में ओमान ने वो किया भी है, इसी वजह से ये ट्रस्टेबल है। बड़े बड़े ताकतवर देश जो नहीं कर पाए वो ओमान ने कर दिया है। जिनेवा की ये बातचीत कोई औपचारिक मीटिंग नहीं होगी, ये डैमेज कंट्रोल मिशन भी होगा और ओमान इस मिशन का सबसे अहम खिलाड़ी माना जाता है। अब जरा सोचिए कि अमेरिका इतने सारे देशों के बीच में मध्यस्थता करता है, जैसा वो कहता है। इजराइल, हमास हो, रूस, यूक्रेन हो, थाईलैंड, कंबोडिया हो, इन देशों के बीच में जा जाकर के अमेरिका ने मध्यस्थता की है, लेकिन इस बार अमेरिका को ही किसी और की मध्यस्थता की जरूरत आ पड़ी है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो परमाणु समझौते तक पहुंचने के लिए कुछ समझौतों पर विचार कर सकता है, बशर्ते अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर चर्चा के लिए तैयार हो जाए। अब ईरान के उप विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है माजिद तख्त रवांची। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, अपने सख्त तेवर दिखाते हुए, कि ईरान प्रतिबंध हटाने के बाद अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पहले हमारी बात मान लो, हमारे ऊपर जो भी आप अंकुश लगा रहे हैं पहले उसे हटा दीजिए, उसके बाद हम बातचीत कर लेंगे। और ये साबित करने की जिम्मेदारी अब अमेरिका पर है कि वो समझौता करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हालांकि ये भी कहा गया उप विदेश मंत्री ईरान की तरफ से कि अगर वे ईमानदार है तो मुझे यकीन है कि हम समझौते की ओर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।